हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अ जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेसेस जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो आर्ग्यू सुन रहा है अभी, जो कि रेफरेंस किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर के पावर को लेकर के आर्टिकल 200 के अंतर्गत। जो आर्टिकल 200 है वो एक्चुअली बात करता है जब बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो क्या उस पर एसेंट कैसे देना है उसके बारे में बात करेगा। तो पहले तो 2 जज बेंच बैठाया गया था, जस्टिस JB पर्दीवाला जिसको हेड किए थे। उन्होंने एक्चुअली फ़िक्स कर दिया था टाइमलाइन 3 महीने के लिए जब गवर्नर को फाइनल डिसीजन लेना होगा इस बिल को लेकर के, और अपना एसेंट को सबमिट करना पड़ेगा। और जो सेम टाइमलाइन है वो एप्लीकेबल कर दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के भी। जो टाइम लिमिट फ़िक्स किया गया था कोर्ट के द्वारा वो एक तरीके से आईब्रोज़ उठा दिया गवर्नमेंट का और साथ में ही मीडिया का। कुछ रेफरेंस आया यानी कि रुकावट आया सेक्शन ऑफ मीडियाज़ के द्वारा। उन्होंने बोला कि ये जो कर रहा है कोर्ट वो गलत है और कोर्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को, जो कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं दोनों ही, प्रेसिडेंट और गवर्नर, कि उनको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे बांध देना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ऐसा कुछ नहीं देता, लिमिटेशन की टाइम फ्रेम पे बांध देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी इस लाइन को आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिट्रिएशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल पे बात करें तो आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 4 ऑप्शन देता है। कि पहला ऑप्शन तो ये है कि एसेंट दे सकते हैं बिल को, और दूसरा ऑप्शन है कि विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट को। तीसरा ऑप्शन है कि बिल को रिटर्न कर सकते हैं असेंबली के पास सो दैट वो रिक्वेस्ट किया जाए उनको कि रिकंसीडर करो बिल को लेकर के एज अ वोल, या फिर उसमें कुछ सर्टेन क्लॉसेज हैं उसको रिकंसीडर करने के लिए। चौथा ऑप्शन दिया गया कि रिजर्व कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। आगे बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ पे गवर्नर के रोल को लेकर के बिल से, कि जब लेजिस्लेचर इसको पास करेगा तो क्या गवर्नर इसके ऊपर अपना डिस्क्रिशन चला सकता है, अपना मनमानी चला सकता है जब उसको अपना पावर यूज़ करना होगा तो आगे बताते हैं जो आर्टिकल 163 है वो गवर्नर को अपना जब पावर यूज़ करना है तो सिर्फ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब एड एंड एडवाइस करेंगे तभी वो यूज़ कर सकता है बताते हैं गवर्नर। बट कुछ स्पेसिफिक मैटर पे एक्सेप्शन भी है बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि लिखा गया है। अब कोर्ट जो है वो कुछ केसेस में, जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 से नाबम रबिया का 2016 वाला केस में ये क्लियर किया है कि गवर्नर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन जब तक एडवाइस ना आ जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि हेड किया जाता है CM के द्वारा। सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन ने भी बार बार रिट्रिएट किया कि जो वेल रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको ही फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जो ये पॉइंट एम्फेसाइज किया जा रहा है बहुत सारे जजमेंट के द्वारा और कोर्ट और जुडिशियल कमीशन के द्वारा कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बस है और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नर जो है वो अपने इंडिपेंडेंट वे पे एक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत क्रूशियल है कि क्या गवर्नर डिस्क्रिशन पे अपना पावर यूज़ कर सकता है, तो इसका आंसर अगर हम क्लोजल वे पे देखें तो क्लियरली समझ में आएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में यानी इंडिपेंडेंस से पहले, उसमें सेक्शन 75 दिया गया था और उस एक्ट पे सेम वे जो आर्टिकल 200 है वैसा ही दिया गया था। बट वहाँ पे यूज़ किया गया था जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशन पे पावर यूज़ कर सकता है, ऐसा बोला गया था। फिर बाद में जब इस एक्ट को रिप्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 200 के वे पे, तो उसने ओमिट कर दिया था वर्ड कि इन डिस्क्रिशन में अपना पावर नहीं यूज़ कर सकते। और ये शो करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो जानते थे और जानबूझ के चाहते थे कि गवर्नर जो है अपना पावर को एक्सरसाइज ना करे आर्टिकल 200 में अपने मनमर्जी से, और एड एंड एडवाइस पे ही उसको एक्ट करें। जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन है उसके बारे में बात करते हैं। जो गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 है वो डील करता है नंबर ऑफ़ केसेस पे, उस पर डील किया गया है। बट एक सरप्राइजिंग वाला केस है शमशेर सिंह, उस पर ये डिस्कवर किया गया कि आर्टिकल 200 के लिए उस केस पे ये बोला गया कि उसको जो गवर्नर है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि डेट्रीमेंटल ना हो स्टेट के लिए और बेस्ट सुटेबल हो स्टेट के लिए, ऐसे एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एड एंड एडवाइस की बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ बोला कि जो बेस्ट हो स्टेट के लिए वो एक्ट करना चाहिए। बट कोर्ट ने अभी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर्स में ये आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया कि गवर्नर एक्सरसाइज करेगा अपने डिस्क्रिशन पे अपने मन मर्जी से और विथहोल्ड कर सकता है या रिजर्व कर सकता है बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए, अपने मन मर्जी से नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जो ये पावर है विथहोल्ड करने का बिल को या फिर रिज़र्व करने का कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए, वो एक तरीके से हम समझते हैं
कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि ये फॉल कर रहा है एक्सक्लूसिवली डिस्क्रिशनरी डोमेन के अंदर, डिस्क्रिशनरी अपने मन मर्जी के अंदर ही किया जा रहा है ये गवर्नर के द्वारा। और ये डिसाइड करना कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वुड बी फ्री टू डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन, एड एंड एडवाइस पे ही उसको यूज़ करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। आगे बताते हैं, जो सरकारिया कमीशन है जब उन्होंने ग्रांट किया नॉर्मल डिस्चार्ज के टाइम पे, जब फंक्शन नॉर्मल डिस्चार्ज कर रहा है, नॉर्मल टाइम पर पे जो फंक्शन कर रहे हैं पावर का, आर्टिकल 200 के अंतर्गत गवर्नर के द्वारा, तो गवर्नर को अवॉइड करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रेयर एक्सेप्शनल केसेस में ही अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिशन पे, स्पेशली जब प्रोविज़न जो है बिल पर पे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब वो गवर्नर बस अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकता है। कुछ डाइवर्जेंस ओपिनियन ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं इंडियन जुडिशियल डिसीजंस पे, पर जो डीडी बासु हैं उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है यूनाइटेड किंगडम की, वो सोवरेन है, कोई पावर विथहोल्ड नहीं करता बिल का बिना एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, बताते हैं। और जो डेलिब्रेट ओमिशन किया गया था वर्ड डिस्क्रिशन का आर्टिकल 200 में, जैसे अपन ने देखा था 1935 के एक्ट के अंतर्गत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कंपेल करता है कि जो आर्टिकल 200 है वो कोई परमिट नहीं देता अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करने के लिए गवर्नर को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम लिमिट के ऊपर पे है, उस पर बात करते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है कोर्ट के द्वारा गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, वो दोनों को फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा बिल के ऊपर विथ इन द टाइम पीरियड। इस पे बात करते हैं। जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो क्लियरली ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिखलाता है गवर्नमेंट का कि जो टाइम लिमिट लगा रहा है वो गलत है, और कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, प्रिस्क्राइब नहीं दिया गया है आर्टिकल 200 और 201 पे। बट ये ऑब्वियस है कि जो कोर्ट फिक्स कर रहा है टाइम लिमिट, क्योंकि कुछ गवर्नर्स जो हैं वो बिल के ऊपर बहुत टाइम से बैठ गए हैं और उस बिल को पास नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है क्या ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या ये नहीं करता। सो इज़ देयर कोई रेमेडी अवेलेबल है स्टेट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट बिल है उसको लिम्बो कर देते हैं, तो मतलब कोई एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर, गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता, तो क्या उसके ऊपर कोई रेमेडी है क्या? जब गवर्नर बैठ जाता है बिल के ऊपर ईयर्स लॉन्ग के लिए, तो उसके ऊपर जो यूनियन है उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या यूनियन को इस चीज़ के ऊपर इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्या? आर्टिकल 355 जो है 355, वो एक तरीके से क्रिएटिवली इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है दैट यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकता है इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्टेट पे कैरी आउट किया जाए, जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से इस आर्टिकल 355 को एक तरीके से अपन इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जो आर्टिकल 355 है जो कि एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट पे, उसके बारे में बात करते हैं। वो एक तरीके से ड्यूटी भी रखता है यूनियन के ऊपर कि वो डायरेक्ट कर सके गवर्नमेंट को, सो दैट जो गवर्नर है उसको डायरेक्ट कर सके, सो दैट वो परफॉर्म करे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आर्टिकल 200 के अंदर। जो रेमेडी फॉर व्हाट इज़ नाउ रियलिटी जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी केसेस में यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरवीन नहीं किया था डायरेक्टली गवर्नर को क्लियर करवाने के लिए बिल के लिए, जो फोर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, और अब टाइम लिमिट लेकर के आ गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक्चुअली विजुअलाइज नहीं कर पाए थे कि जो इस एक्ट का कंडक्ट होगा गवर्नर्स के द्वारा वो ऐसा भी हो सकता है, वो बिल को बैठ जाएंगे, बिल के ऊपर बैठ जाएंगे ऐसा और पास होने नहीं देंगे। पर अब सिंस ये रियलिटी पे हो रहा है ऐसा, बहुत टाइम के लिए रोक लेते हैं ईयर्स के लिए, तो रेमेडी इसके लिए लाना ज़रूरी है, और जो टाइम लिमिट लाना वो भी ज़रूरी है। जजमेंट दिया गया अभी रिसेंट टाइप में 2 केसेस पे, नेमली एक तो स्टेट ऑफ पंजाब वॉज प्रिंसिपल इज सेक्रेटरी टू द गवर्नर 2023 केस जो है, और एक तो जो तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर्स जो है, उसमें भी लैंडमार्क जजमेंट दिया गया और स्ट्रक कर दिया गया, हटा दिया गया जो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में था उसको। जो जजेस हैं उन्होंने इंटरप्रिटेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को और क्लैरिफाई किया जो लीगल एम्बिग्यूटीज़ जो डाउट्स थे उसको लेकर के। आर्टिकल 21 जो है एक तरीके से प्रिजनल ऑफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन है सिंस 1950 से, ये एक तरीके से रियल में इंटरप्रिटेट करता है। ए गोपालन के अंतर्गत स्टार्टिंग में बोले थे कि जो अमेरिकन डॉक्ट्राइन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैसा ही हमारे सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो कर सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। उसको हमने इंपोर्ट किया था और एक्सपेंड किया था इसके एम्बिट को मेनका गांधी वाले केस में 1978 पे, और इस
डॉक्ट्राइन जो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो करते हुए ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पे थोड़े चेंजेस लाए हैं। देयरफॉर ये जो आर्ग्यू किया जा रहा है यहाँ पे जजेस से कि जो इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाने के लिए वो एक तरीके से गलत है, बहुत लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम जो है आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कोई प्रोविज़न बनाना, कोई आर्टिकल बनाना या फिर कोई भी लॉ लाना एक्चुअली में। बट यहाँ पे बताते हैं जो इंटरप्रिटेशन लाया जा रहा है यहाँ पे वो एक तरीके से ड्यू प्रोसेस लॉ जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो करके लाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से पॉलिसी है, कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए हमको। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।